स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीप को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है बुडापेस्ट के एक एग्जीबिशन से, जहाँ पर की एक पेंटिंग की नीलामी चल रही होती है। और ये पेंटिंग दरअसल में राजन ओलक नाम के एक बहुत ही फेमस और खतरनाक आदमी की होती है। दरअसल में राजन ओलक को ये पेंटिंग इसलिए बेचनी पड़ रही है क्योंकि उसके अकाउंटेंट ने उसके डेटा को लीक कर दिया है, जिस वजह से ओलक को 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। यहाँ पर अकाउंटेंट उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी भर फ्री में नौकरी करूंगा, बस मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन ओलक तो यहाँ पर अकाउंटेंट को बेरहमी से मार डालता है, जिसके बाद वो बाहर आता है और उसे मालूम चलता है कि उसकी पेंटिंग बिक चुकी है। तभी जेनिफर लोबो नाम की एक औरत यहाँ ओलक को बताती है कि अफ्रीका का प्रिंस अपने रेड सन को लेकर मुंबई आ रहा है। रेड सन दरअसल में एक कोहिनूर हीरा होता है जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए है। और अफ्रीका का राजा जो है वो अपने रेड सन को लेकर वर्ल्ड टूर पर निकला है और अगले हफ्ते ही वो अपने हीरे को लेकर मुंबई के एक एग्जीबिशन में जाने वाला है। इसके बारे में जब ओलक को मालूम चला तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर इस रेड सन को चुरा लिया जाए तो उसके सारे नुकसान की भरपाई हो सकती है और तो और उसे बहुत फायदा भी हो जाएगा। उसे बस एक ही आदमी से कांटेक्ट करना है क्योंकि एक ही आदमी है जो कि इस हीरे को चुरा सकता है। तभी फिल्म में एंट्री होती है रेहान रॉय नाम के एक बहुत बड़े कॉन आर्टिस्ट की। रेहान रॉय इतना शातिर चोर है कि कानो कान किसी को भी खबर नहीं होती है, जिस वजह से सभी लोग उसे ज्वेल थीप कहकर पुकारते हैं। रेहान 3 साल पहले इंडिया को छोड़ चुका है क्योंकि पुलिस जो है उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। तभी बुडापेस्ट में ही रेहान की नजर अपने छोटे भाई अभी पर पड़ती है और यहीं पर हम कुछ पुलिस वाले ऑफिसर को देख पाते हैं जो कि रेहान का पीछा कर रहे थे। जिसके बाद हम रेहान और अभी को साथ में बात करता हुआ देख पाते हैं। उन दोनों की बातों से हमें मालूम चला कि इन दोनों की बात जो है वो लगभग 3 साल के बाद ही हो रही है। अभी बताता है कि बाबा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और इस प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं। तब अभी बताता है कि कुछ दिन पहले राजन ओलक नाम का एक आदमी आया था जो कि हमारे हॉस्पिटल में चैरिटी करना चाहता था। उसने 10 करोड़ रुपए हमारे हॉस्पिटल को दिए। हमें ऐसा लग रहा था कि वो लोगों का भला करना चाहता है, लेकिन उसकी चालबाजी ना तो मैं समझ पाया और ना ही बाबा, क्योंकि वो 10 करोड़ रुपए जो है वो ब्लैक मनी था। और अब वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर इसके बारे में पुलिस को पता चल गया तो तुम्हारे बाबा जो है वो जेल में जा सकते हैं। तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, तुम्हारे भाई को इंडिया वापस लेकर आना है। बस अपने भाई से कह देना कि उसे राजन ओलक ने याद किया है। ये सारी बातें सुनने के बाद रेहान समझ गया था कि राजन ओलक जो है वो उसे कुछ काम करवाना चाहता है, लेकिन आखिरकार मुंबई में ही क्यों, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। लेकिन ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। तो इंडिया आने से पहले सबसे पहले तो वो अपनी एक हैकर से बात कर लेता है और उसे बता देता है कि वो इंडिया आ रहा है और उसे कुछ खबर भी दे देता है। जिसके बाद बुडापेस्ट में ही वो दोनों पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने सोचा कि तुम्हें सरेंडर कर दूं क्योंकि तुम लोग मेरे पीछे बहुत दिनों से पड़े हुए हो, ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। रेहान ने सरेंडर कर दिया था, ये बात विक्रम सर को मालूम चल जाती है। विक्रम सर वही आदमी है जो कि बहुत महीने सालों से वहां रेहान के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन गौरव चड्ढा ने जब ये सारी बातें विक्रम को बताई तो विक्रम कहता है कि सेंटा क्लॉज पर विश्वास कर लेना, लेकिन रेहान के ऊपर कभी भी भरोसा मत करना। तो बुडापेस्ट के एयरपोर्ट से ये लोग रेहान को मुंबई ले जाने लगे, लेकिन अभी फ्लाइट को टाइम था, इसलिए वो एक जगह रुक जाते हैं जहाँ रेहान आराम करने लगता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर विक्रम सर आते हैं और वो देखते हैं कि रेहान इन दोनों के साथ नहीं है और ये दोनों तो घोड़े बेचकर सोए हुए थे। लेकिन मालूम चला कि दरअसल में ये सोए हुए नहीं थे, बल्कि रेहान ने ही इन्हें बेहोश कर दिया था। और तो और गौरव चड्ढा की आइडेंटिटी भी चुरा ली गई थी और वहां वो मुंबई पहुंच गया था। मुंबई पहुंचते ही रेहान डायरेक्ट राजन ओलक से मिलता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे याद किया है मतलब कि चोरी कुछ बड़ी होगी, लेकिन इसके लिए फैमिली को बीच में नहीं घसीटना चाहिए। तब राजन ओलक यहाँ पर रेहान को रेड सन के बारे में बताता है कि अफ्रीका का प्रिंस वर्ल्ड टूर के लिए निकला है और वो अपने रेड सन को भी लेकर जा रहा है। अगले हफ्ते रेड सन मुंबई के एक एग्जीबिशन में आने वाला है और उसी एग्जीबिशन से हमें वो रेड सन चुराना है जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ है। तब रेहान भी यहाँ अपनी कंडीशन बता देता है और कहता है कि ये बस चोरी वाला काम नहीं होगा,
बल्कि यहाँ पर एक पार्टनरशिप होगी, वो भी 50% की, मतलब कि 250 करोड़ तुम्हारे, 250 करोड़ मेरे। तो वही रेहान को एक बात और मालूम चलती है कि रेडसन की डील जो है वो बाटली वाला से करने वाला था, लेकिन बाटली वाला अरेस्ट हो गया है विक्रम के हाथों, इसलिए अब वो रेडसन की डील जो है वो मूसा भाई के साथ करेगा। दूसरी तरफ बुडापेस्ट में हम विक्रम सर को देखते हैं, जो कि रेहान के घर की तलाशी लेने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रेहान जो है वो मुंबई क्यों गया है। लेकिन बुडापेस्ट में रहते हुए तो उन्हें ये बात नहीं मालूम चल पाएगी, इसलिए वो लोग भी मुंबई की ओर निकल जाते हैं। और फिर अगले सुबह यहाँ रेहान की मुलाकात फराह नाम की लड़की से होती है, जो कि राजा नौलख की वाइफ होती है। उसे देखते हुए रेहान समझ गया था कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उदास थी। साथ ही रेहान उससे कहता है कि मैंने 3 साल पहले तुम्हें एक एग्जीबिशन में देखा था, लेकिन फराह उससे कहती है कि नहीं, ऐसी कोई एग्जीबिशन में वो नहीं जाती है, तुमने किसी और को देखा होगा। अब अगले दिन रेहान और औलख जो है वो मुंबई के उस एग्जीबिशन में जाते हैं, जहां पर कि अगले हफ्ते रेडसन आने वाला है। वो वहां जाकर वहां की सारी सिक्योरिटी के बारे में पता कर लेते हैं। उन्हें ये तो मालूम चल गया था कि यहाँ पर बहुत सारे गार्ड रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि जिस रूम में हीरा रखा जाएगा वहां पर लेजर की भी प्रोटेक्शन होंगी, और अगर आप लेजर के संपर्क में आए तो तुरंत ही आप खाक हो जाएंगे, या फिर 5 सेकंड के अंदर ही यहाँ पर गार्ड आ जाएंगे और वो तुम्हें पकड़कर ले जाएंगे। लेकिन रेहान के पास भी इसका तोड़ है, क्योंकि इस एग्जीबिशन की ओनर जेनिफर जो है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में उसी का पासवर्ड डला हुआ है। अगर हम जेनिफर से वो पासवर्ड पता कर लें तो हम इस लेजर प्रोटेक्शन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी उन्हें एक परफेक्ट चाल चलनी पड़ेगी। जिसके बाद 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब रेहान मुंबई छोड़कर बुडापेस्ट चला गया था। बात कुछ ऐसी है कि दरअसल में रेहान के पिता को रेहान की चोरी के बारे में मालूम चल गया था, और तो और रेहान यहाँ अपने पिताजी से इसलिए गुस्सा है कि वो एक डॉक्टर होने के बावजूद वो माँ को नहीं बचा पाए थे, जिस वजह से रेहान उनसे गुस्सा था। लेकिन तब रेहान के पिता ने रेहान को थप्पड़ मार दिया और रेहान ने डिसाइड किया कि वो इंडिया में नहीं रहेगा और वो इंडिया छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम रात को रेहान के साथ फराह को देख पाते हैं। मालूम चलता है कि फराह जो है वो औलख के साथ मजबूरियों की वजह से रह रही है, जो बात रेहान भी अच्छे से समझ पा रहा था। इसलिए रेहान उससे कहता है कि जल्दी मैं तुम्हें इस मजबूरियों से आजाद कर दूंगा। अब अगले दिन रेहान और औलख जो है वो जेनिफर के पासवर्ड लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें किसी भी हालत में उसका पासवर्ड लेना था, इसलिए वो चुपचाप से एग्जीबिशन के अंदर घुस जाते हैं। वहां से सिक्योरिटी अलार्म को एक्टिव कर देते हैं और वहां वो जेनिफर के रूम में जाकर चुपचाप से छिप जाता है। और जैसे ही सिक्योरिटी अलार्म को बंद करने के लिए जेनिफर आती है और अपना पासवर्ड डालती है, तो यहाँ पर हमारा हीरो रेहान जो है वो पासवर्ड को पता कर लेता है और चुपचाप से यहाँ से भागने में भी कामयाब हो जाता है। तो अब रेहान के हाथ पासवर्ड लग चुका था, बस चोरी करने को 2 दिन ही बचे थे और वो पूरी तरह से रेडी भी थे। इसलिए औलख ने वहां मूसा भाई के पास कॉल कर दिया और इस रेडसन के बारे में बता दिया। मूसा भाई से वो रेडसन की डील करना तो चाहता है, लेकिन मूसा भाई से औलख के संबंध पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं है। इसलिए मूसा भाई यहाँ औलख को पहले ही वार्न कर देते हैं कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गड़बड़ी के बदले में हम जान ले लेते हैं। वहाँ दूसरी तरफ फराह और रेहान के बीच में नजदीकियां बढ़ रही थी। वो फराह से कहता है कि मैं तुम्हें औलख से आजाद कर पाऊंगा और वो हीरा भी मैं अपने ही पास लेकर आऊंगा। उन दोनों की नजदीकियों के चलते हमें यही समझ आ रहा था कि फराह भी औलख के साथ नहीं बल्कि रेहान के साथ रहना चाहती है। जिसके बाद रात को ही रेहान अपनी एक हैकर दोस्त के पास जाता है और उससे सारी बातें बताता है और अपनी प्लानिंग के बारे में भी सब कुछ बता देता है। लेकिन जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन सब के बारे में विक्रम सर को मालूम चल जाता है कि रेहान जो है वो हाल ही में एक अपार्टमेंट में आया है। इसलिए वो तुरंत ही उस कमरे में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां रेहान और वो हैकर मौजूद नहीं थे। लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ कागजों के द्वारा एक पासवर्ड के बारे में मालूम चल जाता है और वो पासवर्ड जेनिफर का ही है। ये बात भी विक्रम सर को मालूम चल जाती है। तब विक्रम सर अगले ही दिन जेनिफर के पास जाता है और वो उसे पासवर्ड बताता है और कहता है कि तुम्हारे एग्जीबिशन में चोरी होने वाली है। ये सुनकर जेनिफर हैरान रह जाती है और वो विक्रम सर से कहती है कि हम वैसे भी इस पासवर्ड को चेंज करने वाले थे, अब कर लेंगे। लेकिन विक्रम सर कहता है कि मत कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रेहान जो है वो यहाँ पर चोरी करने आए और हम उसे रंगे हाथ पकड़े। ये विक्रम सर की प्लानिंग थी। दूसरी तरफ अगले दिन रेहान जो है वो एग्जीबिशन में चोरी करने जाने वाला था, लेकिन वो औलख को अपने साथ नहीं ले जाता।
बल्कि वो अकेला ही वहां जाना चाहता है, जिसके लिए ओलग भी मान जाता है। लेकिन प्लानिंग में थोड़े से बदलाव थे। वो वैसे तो फ्रंट डोर से ही एग्जीबिशन के अंदर जाने वाले थे, लेकिन इस बार वो टनल के द्वारा ही उस एग्जीबिशन में एंटर करेंगे। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक था। यहाँ पर रेहान उस एग्जीबिशन के अंदर घुस जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम विक्रम सर को देखते हैं और उसके सारे पुलिस वाले और गार्ड को भी, जो कि रेहान का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही वो एग्जीबिशन के अंदर आएगा हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन एग्जीबिशन के अंदर पहुंचते ही रेहान को मालूम चल गया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और विक्रम सर भी पूरी तरह से रेडी थे। वो उसे गन पॉइंट पर तो ले लेते हैं, लेकिन रेहान पहले से ही रेडी था, इसलिए वो यहाँ विक्रम सर से फाइट करता है और यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वो रेडसन चुरा नहीं पाया था, लेकिन यहाँ से सही सलामत बचकर बाहर आ गया था। लेकिन रेडसन ना लाने की वजह से ओलग यहाँ पर रेहान को बुरी तरह से मारता है, क्योंकि उसकी डील मूसा भाई से थी। मूसा भाई बहुत ही खतरनाक है और पहले से उसके संबंध उनसे ठीक नहीं है, जिस वजह से वो उन्हें क्या जवाब देगा इसी बारे में ओलग सोच रहा था। पर रेहान यहाँ पर ओलग से कहता है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं उस रेडसन को अभी भी चुरा सकता हूँ, बस उसे एक मौका चाहिए, जो मौका यहाँ पर ओलग भी दे देता है। अब मालूम चलता है कि एग्जीबिशन में चोरी वाली बात बाहर आ जाती है, जो कि अफ्रीका के राजा को भी मालूम चल जाती है। इसलिए अब वो अपने प्राइवेट जेट से यहाँ से लंदन लेकर जाएगा और उसे MI6 की सिक्योरिटी में लंदन के एग्जीबिशन में रख देगा। इसी बीच रेहान उसे चुराएगा भी। इस बारे में ओलग मूसा भाई के पास कॉल करता है और उन्हें सारी बात बताता है, पर मूसा भाई अब ओलग से गुस्सा हो चुके थे, इसलिए वो ओलग के सामने एक डील रखते हैं कि अब वो इस हीरे के पार्टनर बनना चाहते हैं। लेकिन सुना है कि इस हीरे के पहले से ही 2 पार्टनर हैं, लेकिन ओलग कहता है कि अगर काम खत्म हुआ तो पार्टनरशिप भी खत्म, इसलिए वो रेहान को मार देगा। इस चोरी से पहले रेहान अपने पिताजी से मिलने के लिए जाता है। वो कहता है कि इन 3 सालों में उसने उन्हें बहुत याद किया है और अपनी माँ को भी। हमेशा मैंने आपको याद किया है, भले ही आपने ना किया हो, लेकिन रेहान के पिता ने भी रेहान को हमेशा याद किया है। जिसके बाद अफ्रीका का राजा अपने प्राइवेट जेट से रेडसन को वापस लंदन लेकर जाता है, लेकिन प्राइवेट जेट में गड़बड़ी हो जाने की वजह से अब राजा को प्रजा के साथ सफर करना पड़ेगा। उस प्लेन में भी एक वॉल्ट है और उसी में ये हीरा रखा जाएगा। लंदन पहुंचते ही ये हीरा MI6 की सिक्योरिटी के हवाले हो जाएगा। वहां से ये हीरा चुराना संभव ही नहीं है, इसलिए रेहान ने प्लान बनाया है कि वो इस हीरे को सफर के बीच में ही चुराएगा, जिसमें उसके साथ ओलग, फराह और सलीम भी आए हुए थे। लेकिन इसके बारे में विक्रम को भी मालूम चल जाता है। वो अपने एक दोस्त मोटा भाई से मदद लेता है और वो भी प्राइवेट जेट से लंदन की तरफ जाने लगता है। अब बीच रास्ते में फराह जो है वो एयर होस्टेस बनकर राजा साहब के पास जाती है। वो उन्हें कुछ रुमाल वगैरह देती है और उन्हें बेहोश कर देती है। इसी तरह से वहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड को भी वो इसी तरह से बेहोश कर देती है। लेकिन तभी हमें मालूम चलता है कि राजा जी की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि फरहान ने उन्हें बेलाडोना दे दिया था, जिस वजह से राजा जी को पसीने आने लगते हैं और उन्हें अचानक सी बेचैनी होने लगती है, जिस वजह से फौरन ही डॉक्टर को यहाँ पर बुलाया जाता है। लेकिन डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि हमारे रेहान भाई साहब होते हैं। तो रेहान ने जब यहाँ राजा जी को देखा कि ये तो पसीने से पूरी तरह तर हैं, तो उन्होंने एयर होस्टेस और प्लेन के कैप्टन से कहा कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी और पास ही में इस्तांबुल पड़ेगा, वहीं हमें लैंड करना पड़ेगा, वरना राजा मारा जाएगा। मनीष ये करना तो नहीं चाहता था, पर उसे ये करना पड़ा, क्योंकि मनीष कैप्टन की पूरी फैमिली जो है वो हॉस्टेज बनकर रखी हुई है। रेहान ने उन्हें पहले ही हॉस्टेज बना दिया था। तो अब जैसा कि रेहान ने कहा है कि ये फ्लाइट जो है वो इस्तांबुल में लैंड होगी, तो कैप्टन के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो लोग इस्तांबुल की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ रेहान प्लेन के वॉल्ट से उस हीरे को चुराने की तैयारी शुरू कर देता है। यहाँ पर ओलग भी आ चुका था कि तभी यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है, जो कि राजा जी का पर्सनल बॉडीगार्ड था। वो बहुत ही खतरनाक था। यहाँ पर वो ओलग और रेहान से फाइट करता है, लेकिन दोनों मिलकर इस गुंडे को पूरी तरह से चित कर देते हैं। बाद में रेहान उस वॉल्ट को अनलॉक करके उसमें से रेडसन निकाल लेता है और इस फ्लाइट को इस्तांबुल के सेंट्रल पार्क में लैंड कर दिया जाता है, जो कि मूसा की जगह है, और यहाँ से वो चुपचाप भाग जाते हैं। ये बात मूसा को मालूम चली तो वो बहुत खुश था। ओलग ने ये रेडसन जो है वो मूसा के हवाले कर दिया था। मूसा तो बहुत खुश था, ओलग से पूरी तरह से इम्प्रेस था।
वो उससे कह रहा था कि जल्द से जल्द अब रेहान को भी ठिकाने लगा दो ताकि वो दोनों 50% के मालिक रहें। दूसरी तरफ हमें मालूम चलता है कि रेहान चाहता है कि फराह जो है वो उसके साथ रहे, ना कि औलक के साथ। लेकिन फराह ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि औलक बहुत ही खतरनाक आदमी है। फराह रेहान के साथ जाना तो चाहती है लेकिन वो मजबूर है क्योंकि औलक इतना खतरनाक है कि वो उन्हें दुनिया के किसी भी कोने से निकाल लेगा। जिसके बाद रेहान औलक के पास जाता है। औलक ने तो पहले से ही मन बना कर रखा है कि रेहान को वो यहाँ पर मार देगा, इसलिए वो उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है और उससे कहता भी है कि ये तुम्हारी लास्ट ड्रिंक होने वाली है। लेकिन रेहान उससे कहता है कि जिस लास्ट ड्रिंक की तुम बात कर रहे हो सकता है कि ये तुम्हारी लास्ट ड्रिंक हो। रेहान बता देता है कि तुम्हारा पोपट हो गया है और अब वो उसे सारी बातें बता देता है कि मूसा भाई को जो हीरा तुमने दिया है वो एक नकली हीरा है। रेहान उसे शुरुआत से बताता है कि बाटली वाला को जिस आदमी ने अरेस्ट करवाया है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था और मुंबई के एग्जीबिशन से उसने जानबूझकर इस चोरी को नहीं की क्योंकि वो इस चोरी को इस्तांबुल में करना चाहता था। जब प्लेन आसमान में था तभी रेहान ने उस बॉल्ट को खोल लिया था और उसके अंदर नकली हीरा रख दिया था और असली हीरा निकाल लिया था। ये सुनकर तो औलक पूरी तरह से बौखला जाता है, इसलिए वो रेहान को मारने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन बदले में यहाँ पर औलक ही पिट जाता है। वो अधबरी हालत में यहाँ पर बंधा हुआ था और जाते समय रेहान ने यहाँ की एक गैस की नली को भी खोल दिया था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मूसा भाई आ जाता है और मूसा भाई तो यहाँ पर औलक को मारने ही आया है क्योंकि उसे मालूम है कि वो हीरा नकली था। जाते समय वो एक सिगरेट पीना चाहता था, इसलिए वो एक सिगरेट पीता है और यहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है क्योंकि रेहान ने वहाँ पर गैस की नली को खोल कर आया था। आखिरी में हम देखते हैं फराह और रेहान को साथ में, दोनों साथ में थे और साथ में ही पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। और यहाँ फराह रेहान को अगले मिशन के बारे में भी बता देती है कि तुम्हें अब क्या चुराना है। और फिल्म के आखिर में हम देखते हैं विक्रम सर को। मालूम चलता है कि इस पूरी चोरी में विक्रम सर भी यहाँ रेहान के साथ मिला हुआ था शुरुआत से ही। और साथ ही हमें फिल्म के सेकंड भाग के बारे में भी बताया जाता है। इसका जल्द ही सेकंड पार्ट भी बनने वाला है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म के बारे में। एक फिल्म में सबसे मेन चीज होती है कि आप उसे किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अगर उसकी स्टोरी अच्छी है और अगर आपने ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं किया है तो फिल्म ठीक से नहीं बन पाएगी। फिल्म की राइटिंग बिल्कुल ठीक ठाक है लेकिन उसे प्रेजेंट बहुत ही खराब तरीके से किया गया है। सैफ अली खान की एक्टिंग बहुत ही कमाल की है, वो इतने सालों के बाद भी अभी भी चमक रहे हैं। और जयदीप अहलावत ने औलक का किरदार प्ले किया है, वो एक सन की किरदार में है और वो अपने किरदार में पूरी तरह से जम रहे हैं। फिल्म की लीड एक्ट्रेस है निकिता दत्ता जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है। साथ ही कुणाल कपूर ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है लेकिन उनके पास कुछ ज्यादा करने को नहीं था। और जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो सभी को इससे उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ गई थी कि नेटफ्लिक्स कुछ अच्छा लेकर आ रहा है और ये फिल्म जरूर कमाल करेगी। लेकिन जैसा ट्रेलर था वैसी ये फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है आप गैस करते जाते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। फिल्म में सब कुछ प्रेडिक्टेबल लगता है, आपको मालूम होता है कि आगे क्या होने वाला है। जब फिल्म में चोरी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तब ऑडियंस को पूरी तरह से अंदाजा होता है कि ये चोरी अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे तो ये फिल्म कहीं ना कहीं रेस 2 से इंस्पायर्ड लगती है। जिस तरह से यहाँ पर सैफ अली खान ने अपना कैरेक्टर प्ले किया है वो बिल्कुल रेस 2 के किरदार से मेल खाता है और उसको भी इसी तरह से प्रेजेंट किया गया था। लेकिन सिद्धार्थ आनंद एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। उन्होंने पठान, वॉर और फाइटर जैसी बहुत ही कमाल की फिल्में दी हैं, लेकिन जब उन्होंने ये फिल्म दी तो मुझे उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो एक ऐसी खराब पिक्चर को भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 2.5 स्टार। आप इस फिल्म को कितना स्टार देंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।